हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जुडिशरी चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर जिसे एपिक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिकॉज ये एपिक्स लेवल पे मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंडिया में। इसे कोर्ट ऑफ फाइनल अपील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं और इस पे कोई इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जाती और ये डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। ये डिसीजन सब पे लागू होते हैं, चाहे कोर्ट हो, सिटीजन्स हो या इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हों। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 1950 में, उस दिन जब हमारा पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था, दैट इज 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था और उसी दिन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्चुअल में रिप्लेस किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के थ्रू एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस किस में दिया है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में दिया हुआ है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, कि कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जब इनॉग्रेशन के टाइम पे, इनॉग्रेशन जब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज इन 1950, 7 जजेस थे एंड 7 जजेस थे प्लस एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे। फिर 1956 में 10+1 वाला सिस्टम आया एंड फिर उसके बाद 1960 में 13 जजेस, फिर 77 में 17 जजेस, 86 में 25 जजेस आए। एंड अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है? प्रेजेंट स्ट्रेंथ है टोटल 34 जजेस, विच इंक्लूड्स 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। ये प्रेजेंट टाइम की हाईएस्ट स्ट्रेंथ है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके आगे अभी तक नहीं गए हैं। अभी तक 34 जजेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। नाउ एडहॉक जजेस वो जजेस होते हैं जिन्हें टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। जब कोई भी सेशन, कोर्ट के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए जजेस सफिशिएंट ना लगें, सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस एट दैट टाइम सफिशिएंट ना हो, तो टेम्पररी बेसिस पे हाई कोर्ट से कुछ जजेस को अपॉइंट किया जाता है, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट से। अब ये कौन अपॉइंट करते हैं? ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन, sorry, the president does not appoint the ad hoc judges. President appoints the main judges, not the ad hoc judges. Ad hoc judges are appointed by the Chief Justice of India with the consent of President, and this is the difference between judges and the ad hoc judges, that ad hoc judges are appointed by the CJI with the consent of President and the concerned high court, the chief justice of the concerned high court। जिस भी हाई कोर्ट से जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, जिस हाई कोर्ट में वो जज काम करते हैं, जिस हाई कोर्ट में वो जज हैं, वहां से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वहां से अपॉइंट करने के लिए उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना जरूरी है। एंड एक एडहॉक जज के पास
वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दैट इज नेसेसरी टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब हम फोर्थ पॉइंट हमारा क्वालिफिकेशंस के बारे में ही है, सो विल कम टू दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इंडिया में टिल टुडे जजेस अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग some sitting judges of Supreme Court and High Court in the state। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब इस सिस्टम को कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। तो ये चीज कहाँ दी हुई है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में दी हुई है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे विथ कंसल्टिंग दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। चाहे एंड नेक्स्ट इज सीजेआई की अगर बात करें तो सीजेआई को कैसे अपॉइंट किया जाता है? बाय द सीनियरिटी प्रिंसिपल। सो whoever is the senior most judge in the Supreme Court is appointed। नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल नहीं दिया है, बट इट इज अ कन्वेंशन। हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है, 1950 से लेके 1973 तक ऐसे चलता आया। बट 1973 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब जस्टिस A.N. राय को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस, जबकि उनसे सीनियर 3 और जजेस थे, दैट इज जस्टिस J.M. शिलात, जस्टिस K.S. हेगड़े एंड जस्टिस A.N. ग्रोवर। ये 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करते हुए A.N. राय को अपॉइंट किया गया एंड इसके प्रोटेस्ट में इन तीनों जजेस ने रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसा ही फिर से इस कन्वेंशन को ब्रीच किया गया जब जस्टिस M.H. बेग को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था, जबकि सीनियर मोस्ट जज HR खन्ना थे, और इस केस में भी जस्टिस खन्ना ने रिजाइन किया था। अब इस टाइप के सप्रेशंस, इस टाइप के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए बाय द जूरिस्ट, बार काउंसिल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी काफी क्रिटिसाइज किया, और इसकी वजह से इस कन्वेंशन को वापस से रिवाइव किया गया एंड टिल टुडे सीनियर मोस्ट जजेस ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। नेक्स्ट बात करें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस सीजेआई की एब्सेंस में प्रेसिडेंट एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी एक जज को प्रेसिडेंट अपनी चॉइस से एक्टिंग सीजेआई अपॉइंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 126 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर द जजेस। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में जजेस की क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन दी हुई है। फर्स्ट इज कि जज को एक इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है एंड बाकी 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है। या तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। नेक्स्ट, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में फॉर 10 years एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट, किसी भी हाई कोर्ट का या किसी एक हाई कोर्ट या 2 या 3 जितने भी हाई कोर्ट्स के लिए एज 5 साल हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, तब जाकर के एक अ पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस। तो एक सुप्रीम कोर्ट जज तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक उनकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ रिमूवल। तो मेथड ऑफ रिमूवल काफी डिफिकल्ट मेथड है
जजेस को रिमूव करने का। एंड कौन से ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है? प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। सिर्फ इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पे एक जज को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस की। तो ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप को भी एक एड्रेस पास करना पड़ता है एंड 2/3 मेजॉरिटी से भी पास होना पड़ता है इस इम्पीचमेंट को, विच इज प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। दोनों हाउसेज में एट दैट टाइम प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए एंड टोटल मेंबरशिप की भी मेजॉरिटी से एक एड्रेस पास जब होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस इम्पीच करेंगे उस जज को। सो इतना आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। एंड इसके अलावा जज जब चाहें तब रिजाइन कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस। तो सैलरी जजेस आर पेड every CJI, Chief Justice of India, is paid 2,80,000 salary and other judges are paid 2,50,000 salary। तो ये सैलरीज कहाँ से चार्ज की जाती हैं? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एंड दीज सैलरीज आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट वोट। अब नॉर्मल टाइम में ये सैलरीज रिड्यूस नहीं की जाती, बट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी इसे रिड्यूस किया जा सकता है, बट ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं है। एंड सैलरी के अलावा भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं जज को एंड रिटायरमेंट पे पेंशन भी मिलता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से की सीट कहाँ होती है? द सुप्रीम कोर्ट सिट्स इन दिल्ली। तो दिल्ली में होता है सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे केसेस से डील करता है। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वो केसेस जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं एंड जो कि कोई और कोर्ट हियर नहीं करता, कहीं और ऐसे केसेस की हियरिंग नहीं होती। ये कौन से केसेस हैं? सबसे पहला, अगर कोई ऐसा केस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट हैं, कोई और स्टेट या कोई एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट है, मतलब सेंटर वर्सेस स्टेट का केस है, तो वो दिस केस इज डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज the government of India and any state or states on the one side। तो सेंटर और एक या दो स्टेट्स एक साइड पे हो एंड नेक्स्ट साइड पे दूसरी साइड पे हो सेकेंड स्टेट, कोई एनी अदर स्टेट। नेक्स्ट, थर्ड जो केस है, इन थर्ड केस दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो कोई भी, तो वैसे केसेस। एंड समथिंग टू बी नोटेड इज कि सिर्फ लीगल डिस्प्यूट, नॉट द पॉलिटिकल डिस्प्यूट। सिर्फ लीगल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट उस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। नेक्स्ट, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें, वैसे ये दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो कि किसी ऐसी ट्रीटी, अग्रीमेंट या किसी ऐसे एंगेजमेंट, सनद, किसी ऐसी चीज से आ रहा हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट, मतलब 1950 से पहले का कोई एग्रीमेंट हो, तो ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। अब बात करते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वो केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं आते, किसी हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आते हैं। जैसे कि कोई हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट
कोई अपील आई हो, तो वैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। अब सिविल केसेस की बात करें तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लॉ को कोई क्वेश्चन कर रहा हो, ऐसे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास इन अपीलेट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट, किसी हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर केस सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस आते हैं। पहले एक 30th अमेंडमेंट 1972 में ऐसा लिखा था कि केवल 20,000 किसी फाइनेंशियल मामलों में अगर 20,000 की या उससे ज़्यादा का क्वेश्चन हो किसी केस में, तभी अपील्स could be made to the Supreme Court. But 30th Amendment Act से ये जो प्रोविजन था इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट, क्रिमिनल केसेस की अगर बात करें तो अगर ऐसे केसेस जैसे कि कोई ऐसा केस कि किसी अक्यूज्ड को हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर रिवर्स करके किसी अक्यूज्ड को अगर केस से एक्विट कर दिया गया हो, मतलब केस से बरी कर दिया गया हो, तो अगर हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर रिवर्स करके उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया हो, तो ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस, अगर कोई ऐसा केस जो कि हाई कोर्ट ने कोई ट्रायल केस सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर के किसी अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस सुनाया हो, ऐसे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं फॉर अपील। एंड नेक्स्ट इज कि हाई कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 134 क्लॉज ए ये कहा हो, ये सर्टिफाई किया हो कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाना चाहिए, तो ऐसे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं। नेक्स्ट, अपीलेट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में कैसे होता है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इस पर क्वेश्चन हो, तो ये अपील सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है। अगर एंड इट इज ओनली इफ हाई कोर्ट ने ये कंफर्म किया हो कि ये केस एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इस केस में एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात करें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में किसी लीगल मैटर या किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के डिस्प्यूट को लेकर के एडवाइस सीक कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना एडवाइजरी ओपिनियन देता है। बट ये एडवाइस जो है ये इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट के पास चॉइस होती है कि वो इस एडवाइस को फॉलो करें या ना करें। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। इस पर भी पावर होती है कि उस पर ऑर्डर्स इशू करें, डायरेक्शन या रिट्स इशू करके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और एनफोर्स किया जाए ऑन द पीपल एज पर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिट्स कौन सी होती है, आपको पता ही है कि 5 रिट्स होती हैं: हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्क्यूलरी। ये रिट्स इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आते हैं। नेक्स्ट, पावर टू इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट और प्रोटेक्ट करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि इसके डिसीजन सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग होते हैं। कोई और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता इंडिया में। फिर
इनके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑटोमेटिकली लॉ डिक्लेयर किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर प्रीवियसली कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिससे कि उन्हें लगे कि रिव्यू करने की जरूरत है, देन दे कैन डू सो। जैसे बंगाल इम्यूनिटी कंपनी केस था 1955 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी दैट देयर इज नथिंग दैट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिवेंट्स द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स ओन प्रीवियस डिसीजंस इफ इट इज कन्विंस्ड ऑफ इट्स एरर्स एंड इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अब इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई ऐसा डिसीजन प्रीवियसली दिया हो जिसमें कोई एरर हो, तो उस डिसीजन को चेंज किया जा सकता है। एंड किया, और उन्होंने किया भी था कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केसेस में जो डिसीजन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उस डिसीजन को इन्होंने गोलकनाथ केस 1967 में रिवर्स किया था। एंड फिर गोलकनाथ केस का भी डिसीजन रिवर्स किया था केशवानंद भारती केस में। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं इंडिया के। नेक्स्ट, मिसलेनियस पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि बाकी कोर्ट्स के फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग और प्रोसीजर्स को के ऊपर रूल्स बनाने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड अपने लिए भी मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट अपने लिए भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल रूल्स बना सकती है। एंड एम्प्लॉयज की सर्विसेज के पर भी कंडीशंस इम्प्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एक्शन ले सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के अगेंस्ट जब ओनली व्हेन सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स देम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। तो अगर किसी सिविल सर्वेंट ने पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने मिसबिहेवियर प्रूव कर दिया, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट एक्शन ले सकते हैं उस सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट। फिर आर्टिकल 257 और 258 क्या कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर ऐसे केसेस डिसाइड करने के लिए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सेस कॉस्ट बियर करना पड़ा यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से, यूनियन गवर्नमेंट की वजह से। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट हो और कुछ रीजंस की वजह से द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, जब तक वो वैकेंसी फिल अप ना हो जाए। और कोई भी स्कैंडल हो, कोई भी केस हो, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज किसी भी सिटिंग जज को किसी कमीशन में गवर्नमेंट ने अगर कोई कमीशन एस्टैब्लिश करी हो तो ऐसे कमीशन में अपॉइंट किया जा सकता है फॉर इंक्वायरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।